नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्या इंडिया वास्तव में रिसेशन में प्रवेश कर चुका है। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में और कई तरह के डिबेट में तो कहा जा रहा है इंडिया में टेक्निकली रिसेशन आ गया है। तो एक्चुअली टेक्निकली रिसेशन क्या होता है, टेक्निकल रिसेशन क्या होता है और ये किस तरीके से स्लो डाउन से और डिप्रेशन से अलग है, इसी पे हम करेंगे बात। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल लास्ट तक देखिए और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इकोनॉमिक रिलेटेड हाई क्वालिटी के वीडियो मिल सके और आप इकोनॉमिक के अपने नॉलेज को इनरिच कर सकें और संवर्धित कर सकें। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम ये समझ पा रहे हैं कि इंडिया अब टेक्निकल रिसेशन में है। देखिए दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट हम मेजर करते हैं वो क्वार्टर में मेजर करते हैं। पहले इस बात को हमको समझना होगा, तब आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली स्लो डाउन क्या है, रिसेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, इसके कारण क्या है और किस तरीके से इसका निवारण करना चाहिए। देखिए, हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का। जब हम किसी इकोनॉमी में स्लो डाउन या रिसेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो पहले आप फाइनेंशियल ईयर के ग्रोथ रेट को क्वार्टर में आप मेजर करिए। देखिए, भारत में जो डेटा देने वाला संस्था है वो है सीएसओ और जो उसकी मिनिस्ट्री है वो है MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो जो MOSPI जो डेटा देता है दोस्तों, वो फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर वाइज डेटा देता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर अगर 19-20 है तो इसमें 4 क्वार्टर है। पहला क्वार्टर हमारा है अप्रैल से लेकर जून तक। पहला क्वार्टर मतलब 19-20 का जो क्वार्टर होगा पहला वो होगा अप्रैल 19 से लेकर जून 19 तक। फिर क्वार्टर 2 में हम जुलाई, अगस्त और सितंबर को लेंगे। फिर क्वार्टर 3 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 19 को लेंगे। और फिर जो है क्वार्टर जो 4 होगा उसमें जो 19-20 का है वो जनवरी, फरवरी और मार्च आ जाएगा 20 वाला। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट का हम डेटा लेते हैं वो क्वार्टर वाइज लेते हैं और हम जो है 4 क्वार्टर में पूरे ईयर को डिवाइड करते हैं। इसी तरह आप 20-21 में आएंगे तो यहां भी आपको क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 मिलेगा और वही क्वार्टर 1 में अप्रैल से जून, फिर जो है जुलाई से सितंबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च तक का डेटा आपको देगा सीएसओ और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। दोस्तों, जब हम ग्रोथ रेट को कंपेयर करते हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा। कई बार लोग ग्रोथ रेट को पिछले से कंपेयर करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ग्रोथ रेट को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के क्वार्टर 1 में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हुआ था। मान लीजिए कि अगर यहां पर कहा जाए कि 20 लाख करोड़ का हुआ था, 20 लाख करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ था। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे कि ये जो क्वार्टर 1 है अप्रैल से जून वाला अगले साल का, उसमें ये 20 लाख करोड़ से कम का हुआ कि अधिक का हुआ। मान लीजिए कि यहाँ पे 22 लाख करोड़ का हमने प्रोडक्शन कर लिया गुड्स एंड सर्विसेज का, तो अब हम कहेंगे कि ये जो ग्रोथ रेट है वो पिछले क्वार्टर के मुताबिक, मतलब जो 2020-21 का क्वार्टर फर्स्ट है उससे हम कंपैरिजन करेंगे 2019-20 के फर्स्ट क्वार्टर का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन 2 लाख करोड़ ज्यादा हुआ है और ये 2 लाख करोड़ जो ज्यादा हुआ है एक्चुअली वो कितना परसेंट है। इसी आधार पे हम ग्रोथ रेट को डिटरमाइन करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल आप समझ लीजिएगा कि कभी हम पिछले क्वार्टर से ग्रोथ रेट का इसका कंपैरिजन न करके हम जो है उसके पिछले वर्ष के उसी क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे। मतलब क्वार्टर 1 से क्वार्टर 1 का कंपैरिजन किया जाएगा 19-20 के फर्स्ट क्वार्टर से 20-21 के पहले क्वार्टर का। फिर इसी तरह से जो क्वार्टर 2 होगा जुलाई से लेकर सितंबर का, उसी का कंपैरिजन हम जुलाई से लेकर सितंबर का नेक्स्ट ईयर का करेंगे। इसी तरीके से हम ग्रोथ रेट मेजर करते हैं। अब आइए हम तीनों कॉन्सेप्ट को समझ लें कि इंडिया में क्या है, टेक्निकली स्लो डाउन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है या फिर डिप्रेशन चल रहा है। इन तीनों का अंतर अगर आपको करना है तो इसी आपको चार्ट से समझ में आएगा। देखिए, स्लो डाउन दोस्तों हम तब कहेंगे जब किसी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हो जाए। जैसे मान लीजिए कि 2019-20 के फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ रेट मान लीजिए यहां 6% था और अगले साल इस क्वार्टर में ग्रोथ रेट कम होकर 4% हो जाए या 5% हो जाए, तो जो ये ग्रोथ रेट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, कमी देखने को मिल रहा है, इसी को हम कहते हैं स्लो डाउन, कम हो गया है, कमी।
मतलब स्लो डाउन का मतलब जब आप कंपैरिजन करेंगे क्वार्टर वाइज, तो अगर पिछले के मुताबिक आपका ग्रोथ रेट कम हो जाए तो इसके लिए हम शब्द स्लो डाउन यूज करते हैं, और इसको हिंदी में आप कमी भी कह सकते हैं, अवमंदन भी कह सकते हैं। देखिए अब रिसेशन कब कहेंगे, और अब मैं कह रहा हूं कि इंडिया में टेक्निकली रिसेशन आ गया है, जैसा कि आरबीआई ने अभी डेटा दिया है कि भारत अब टेक्निकल रिसेशन में इंटर कर चुका है। तो व्हाट इज टेक्निकल रिसेशन, तकनीकी मंदी क्या है? देखिए जब किसी इकोनॉमी की दो कंसिक्यूटिव ग्रोथ रेट निगेटिव हो जाए तो आप इसको रिसेशन कहेंगे। मंदी में अगर लगातार 2 क्वार्टर में मतलब 6 महीने में अगर आपका ग्रोथ रेट पिछले के मुकाबले निगेटिव हो जाए, कमी की बात हम नहीं कर रहे हैं, निगेटिव की बात कर रहे हैं, अब इसको आप कहेंगे रिसेशन। तो आप इंडिया में क्या है, आइए यहां से आपको समझाता हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा कि क्या इंडिया में है अब टेक्निकल रिसेशन है कि नहीं। देखिए जो डेटा है भारत में 19-20 का जो क्वार्टर फर्स्ट था अप्रैल मई जून में, उसमें जो ग्रोथ रेट थी इंडिया की वो थी 5.2%, और 5.2% ये पॉजिटिव थी। पिछले कंपैरेटिव अगर आप कर ले 2018-19 के फर्स्ट क्वार्टर से तो 5.2, लेकिन जो क्वार्टर फर्स्ट आया अप्रैल से जून 2020-21 का, इसमें आपका 23.9%, आप इसे 24% मान सकते हैं। इसका मतलब अब ग्रोथ रेट यहां पे देखिए कितना ज्यादा कम हो गया, माइनस में चला गया। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां प्रोडक्शन 20 लाख करोड़ का रहा होगा, 20 लाख करोड़ का रहा होगा, तो अब ये प्रोडक्शन घट के 16 लाख करोड़ का हो गया होगा, 16 लाख करोड़ का। मतलब पहले से 24 गुना कम वस्तुओं, 24% कम वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो इसका मतलब हुआ कि प्लस जो प्लस था 5.2% का हमारा ग्रोथ रेट, अब वो क्वार्टर 1 में -24% का 23.9% का ग्रोथ रेट है। अब दूसरी क्वार्टर की बात करिए, दूसरी क्वार्टर में ग्रोथ था, ये था +4.3%, और जो आरबीआई डेटा दे रहा है वो कह रहा है अब इसमें -8.6% का ग्रोथ रेट होगा। आप जरा देखिए, इसका मतलब जुलाई से सितंबर का जो 2020-21 का जो डेटा है हमारा, उसमें जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो डिक्लाइन करके हो गया है 8.6%, और पहले था 4.3%। अगर इसकी हम कंसेक्यूटिव ग्रोथ रेट से कंपैरिजन करें, क्वार्टर से कंपैरिजन करें, मतलब क्वार्टर 2 में +4.3 और इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 2 में -8.6%। अब देखिए अब इंडिया इकोनॉमी लगातार 2 क्वार्टर में माइनस ग्रोथ रेट दिखा रही है। जो प्रेजेंट हो रहा है वो माइनस जो है 2 कंसेक्यूटिव आप क्वार्टर में दे रहे हैं। इसी को हम कहेंगे टेक्निकल रिलेशन। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से भारत टेक्निकल रिसेशन में प्रवेश कर चुका है, और भारत के इतिहास में 1947 के बाद भारत कभी भी टेक्निकल रिसेशन में नहीं रहा है। माइनस लगातार 6 महीने की ग्रोथ रेट नहीं आई। यद्यपि ये सही है कि ग्रोथ रेट में डिक्लाइन हुआ है, 6 से घट के 2 तो हुआ है, लेकिन माइनस की जो बात हम लोग कर रहे हैं ये लगातार जो है कंसेक्यूटिव ईयर में नहीं रहा है। अगर मैं कह रहा हूं ऐतिहासिक है यह, तो नो डाउट जो ये एरा चल रहा है कोविड-19 का, ये भी ऐतिहासिक है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन आप 100 वर्षों की अगर आप देख ले तो नहीं आई है। तो ये जो चीजें रही हैं वो कोविड की वजह से रही हैं, और भारत में आपने देखा कि एहतियातन गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही परफेक्टली कंप्लीटली लॉकडाउन कर दिया था। आपने देखा कि 25 मार्च से अब तक लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, बिल्कुल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ठप हो गया था। तो ऐसे में लाजमी था कि हमारा ग्रोथ रेट डिक्लाइन करेगा, और उसका जो है हम परिणति देख रहे हैं कि इंडिया जो टेक्निकल रिसेशन में आ गया है। एक शब्द दोस्तों और भी आता है इसमें, डिप्रेशन का, अवसाद या मंदी का। देखिए ये तब होगा कि जब लगातार ये सिचुएशन परसिस्ट करती रहे, बिल्कुल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ना हो, अनसोल्ड स्टॉक बढ़ते जाए, चीजें बने तो लेकिन बिके नहीं, बिल्कुल इकोनॉमी में डिमांड हो, अनएम्प्लॉयमेंट बेतहाशा बढ़ जाए, और गवर्नमेंट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के द्वारा इस सिचुएशन को टैकल ही न कर पाए, मतलब मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी फेल होने लगे, तो इसको आप कहते हैं बिल्कुल डिप्रेशन, अवसाद। स्लो डाउन से शुरू होता है मंदी, और मंदी से हो जाता है डिप्रेशन। ये आप ही के मानसिकता की तरह है, एक दिन पापा डांट लगा दिए, आप दुखी हो जाते हैं, स्लो डाउन में चले जाते हैं। उस बात को लगातार सोच के और कई दिनों तक परेशान रहे तो आप जो है रिसेशन में चले जाते हैं, और अगर ये परसिस्ट कर जाए सालों में तो आप कहते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। उसी तरह इकोनॉमी भी स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन में चली जाती है। और मैंने जैसे कि बताया कि इंडिया में अब जो है मंदी की बात की जा रही है, और इसलिए भी की जा रही है क्योंकि उसके पीछे हमारे पास फैक्ट है, और आने वाले टाइम में अब देखते हैं कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में क्या होता है। अब प्रश्न है कि एक्चुअली ये क्यों हो रहा है।
मंदी क्यों आ रही है? देखिए सीधी सी बात है कि जो हमारे ग्रोथ रेट के पैरामीटर्स हैं, जीडीपी के पैरामीटर हैं, कैसे आखिर में जीडीपी बढ़े, ग्रोथ रेट कैसे हम पॉजिटिव करें। तो एक सिंपल सा इसमें फैक्ट है जो आपको मैं सामने रखूंगा कि किसी भी देश की जो जीडीपी है दोस्तों, अगर आप देखें तो वो उसके कंपोनेंट है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर ये चार चीजों को आप बढ़ा लें तो आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी, ग्रोथ रेट आपका धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पहला चीज है कंजम्पशन। हम लोग जो निजी उपभोग करते हैं, निजी उपभोग का मतलब हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं और उसके बाद घर बनवाते हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप के सामानों को आप रोज परचेज करते हैं, चाहे वो फूड ग्रेन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की चीजें हो। ये तमाम चीजें जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल परचेज करते हैं, ये जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। इसके अतिरिक्त जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, दूसरा निवेश, निवेशक क्या है, वो भी चीजों के ऊपर डिमांड करता है। जैसे हम लोग कंजम्पशन की डिमांड करते हैं, वो भी बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट की डिमांड करता है। अब बिजनेसमैन को क्या है, मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टूल चाहिए, उसको भी एसी चाहिए, उसको भी लैपटॉप चाहिए, उसको भी फैन चाहिए, तमाम तरह की चीजों उसको, मतलब वो कैपिटल गुड्स में, मशीनरी में, इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है। और एक और भी तीसरी चीज होती है, सरकार भी आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट करती है, सरकार भी मांग करती है। अब सरकार कैसे डिमांड करती है, सरकार का डिमांड क्या होगा, सरकार भी जो है नेशनल हाईवे बनवा रही है, एक्सप्रेस वे बनवा रही है, मेट्रो चलवा रही है, बुलेट ट्रेन चलवा रही है, गवर्नमेंट भी फैन खरीद रही है, एसी खरीद रही है, तमाम तरह की चीजें गवर्नमेंट भी कर रही है। गवर्नमेंट भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं चावल तमाम तरह की चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का भी खर्च है। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, ये चार चीजें किसी इकोनॉमी के जीडीपी के ग्रोथ को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है लगभग 55 से 56% आप देखेंगे जो रोल दोस्तों होता है वो होता है कंजम्पशन का। मतलब हम लोगों का जो सबसे बड़ा इसमें कंपोनेंट होता है वो 55 से 56% जो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग निवेश करते हैं। अगर आप देखिएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो 10% के आसपास है और ये लगभग जो है 30% के आसपास है, 25 से 30% के आसपास है। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो कंजम्पशन का। देखिए कंजम्पशन जो है डिक्लाइन किया है इंडिया में। अब कंजम्पशन क्यों डिमांड किया है, क्यों हम लोग अपने डिमांड को घटा दिए हैं, कपड़े के, जूते के, घर नहीं बनवा रहे हैं या फिर तमाम तरह के ऐसे मैन्युफैक्चरिंग चीज है जो हम लोग अपने निजी उपभोग के लिए खरीदते थे उसको हम कम खरीद रहे हैं। रीजन है लोगों के हाथ में लिक्विडिटी की कमी, और अगर लिक्विडिटी है भी तो जो सिचुएशन है वो एबनॉर्मल है। लोग समझ रहे हैं कि इस हम मनी को बचा के रखे, आने वाले समय में क्या होगा, किस तरीके से चीजें बदलेंगी, उसका आप प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो नो डाउट अपने आप पैसे को संभाल के रखेंगे, पोस्टपोन कर देंगे एक्सपेंडिचर को, बाद में खर्च करना चाहेंगे। तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बड़ी तेजी से बढ़ा है। दूसरा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। अब देखिए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा है। देखिए जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिक्लाइन नहीं होता है। आपके अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल समझते हैं कि आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर घट जाए, ब्याज अगर 10% है और ये घट के 6% हो जाए जैसा कि आजकल हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। यही थ्योरी है कि इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज दरें घटाओ और इन्वेस्टमेंट बढ़ा लो, क्योंकि इन्वेस्टर को जो इन्वेस्टमेंट रिसोर्स है वो बड़े सस्ते में मिल जाएंगे। लेकिन यहां पे वो नहीं कर रहा है, क्यों? इसका रीजन है रिसेशन। आपने किन्स को पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा, किन्स महान इकोनॉमिस्ट है, उसने कहा कि इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, इन्वेस्टमेंट आल्सो डिटरमाइंड बाय मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट सिर्फ ब्याज के दरों से निर्धारित नहीं होता है, या फिर कहिए कि प्राइमरली जो इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करता है वो मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एमईसी है। एमईसी का मतलब है कि जब इन्वेस्टर को यह पता लगेगा कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उस इन्वेस्टमेंट पे उसे पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अगर पॉजिटिव होगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हो। कुल मिला जुला के जब इस समय इन्वेस्टर को लग रहा है कि हम पर यूनिट जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे रिटर्न्स जो मुझे एक्सपेक्टेड मिलेगा वो क्या होगा, इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। हो सके कि निगेटिव हो, इकोनॉमी में डिमांड कम है, लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर ही नहीं रहे हैं, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर भी दें तो क्या इसका रिटर्न्स क्या होगा उसका प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। साथ ही साथ बैंकों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है कि बैंक उसे जितना चाहे उतना जो है लोन बांट सके। तो तमाम इस तरह की सिचुएशन है जिसमें कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों ही काफी कम हो गए। अब रही बात गवर्नमेंट डिमांड की, गवर्नमेंट की डिमांड आप देखेंगे कि
हमारे कोविड एरा में लगातार गवर्नमेंट की डिमांड बढ़ी है। और जब भी इकोनॉमी रिसेशन में आती है दोस्तों, तो फिस्कल पॉलिसी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि अब ज्यादा खर्च करे। इकोनॉमी में गवर्नमेंट को खर्च करने की हमेशा सलाह दी जाती है, और शुरू से केंसियन आप देखेंगे इकोनॉमिस्ट ही कहते थे कि अगर आपकी इकोनॉमी में रिसेशन है तो डिमांड को बढ़ाना है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना ही आपके पास अल्टरनेटिव विकल्प है। और डिमांड को बढ़ाने के लिए यहां पे गवर्नमेंट को एक्टिव एंड प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। गवर्नमेंट ज्यादा चीजों को खर्च करे, नेशनल हाईवे बनवा दे, एक्सप्रेस वे बनवाए, ओवर ब्रिज बनवाए, कैनल्स खुदवा ले, लोगों को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करे, मनरेगा के माध्यम से सीधे कैश दे, लोगों में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन करे। तमाम चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए जिससे लोगों के हाथ में लिक्विडिटी आ जाए, पैसा आ जाए, जिससे कि वो खर्च कर सके और इकोनॉमी में डिमांड को फिर रिस्टोर करे और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। नो डाउट गवर्नमेंट ने कोविड एरा में आपने देखा आत्मनिर्भर भारत के तहत एक प्रोग्राम पूरा का पूरा एक पैकेज लॉन्च किया और इसमें बड़ी मात्रा में इकोनॉमी में लिक्विडिटी को डालने का प्रयास किया गया। आरबीआई ने भी प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हुए लगातार रेपो रेट को घटाया है और आप देखते हैं ऐतिहासिक रूप से रेपो रेट नीचे चला गया है। आप बहुत ही सस्ते रेट पे जो है रिसोर्स ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं, बाइक खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं। और होम लोन आप जरा देखिए, ऐतिहासिक रूप से मैं देख रहा हूं इतना सस्ता होम लोन 7% के नीचे आपको होम लोन मिल रहा है, कभी नहीं रहा है। 10% 11% पे एक बार होम लोन मिलता था, मैंने खुद लिया है 10% पे होम लोन, और आज देखिए 7% पे नीचे होम लोन चल रहा है। तो ऐतिहासिक रूप से आरबीआई ने भी बेहतर काम किया है कि किसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा के ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जाए। तो कुल मिलाजुला के गवर्नमेंट एक्टिव रोल प्ले कर रही है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी भारत में इस समय पॉजिटिव चल रहा है। कुल मिलाजुला के प्रॉब्लम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट डिमांड को लेकर ये नहीं बढ़ रहा है। देखिए यहां पे क्या किया जा सकता है। देखिए यहां पे मैं हमेशा कहता हूं कि जब स्थितियां एडवर्स हो जाएं, मंदी आ गई और एकदम एडवर्स है, अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी के पास उतना ज्यादा स्कोप नहीं होता है जितना फिस्कल पॉलिसी के पास होता है। यद्यपि दोनों ही कंप्लीमेंट्री है, दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, बट फिस्कल पॉलिसी इज मोर बेटर देन मॉनेटरी पॉलिसी इन एरा ऑफ रिसेशन, इन एरा ऑफ कोविड। ये जो है चैलेंजिंग एरा है, उसमें जो है फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट को अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के लोन लेके खर्च करना पड़े तो गवर्नमेंट को बिल्कुल यहां संकोच नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा के लोन लेके बारोइंग करके इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए। लेमैन के पास, मैंगो मैन के पास, आम आदमी के पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स रहे, उसके पास पैसे आए, इकोनॉमी में अगर डिमांड बढ़ेगी तभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। यद्यपि समस्या सप्लाई साइड भी है, लेकिन यहां पे टेम्पोरली आप डिमांड को बढ़ाने का प्रयास करिए और इन्वेस्टर्स को बूस्टअप करने के लिए भी स्टेप्स उठाए जाने चाहिए ताकि इकोनॉमी में दोनों चीजें सप्लाई साइड और डिमांड साइड मेंटेन हो सके। तो कुल मिलाजुला के टेक्निकली जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया इकोनॉमी रिसेशन में है, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास ये अवसर है। कोई भी विपदा एक अवसर को जन्म देती है और मुझे बिल्कुल, मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि इस विपदा में भी गवर्नमेंट और हमारा देश, हम लोग मिलजुल के इसे अवसर में बदलेंगे। आप भी हमेशा अवसर के लिए तैयार रहिए, हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए तैयार रहिए। यही देश की सेवा होगी और यही अपनी सेवा होगी। कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।